सो हेलो कॉमरेड्स, ये एक ईपीएफओ टारगेटेड करंट अफेयर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हमने नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद और रिवाइज करने के बाद आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हैंडमेड नोट्स है, मीन मैंने लिख के प्रिपेयर किया है, तो इससे आपको अगर एक बार वीडियो को सुन लेंगे उसके बाद आप रिवाइज करेंगे तो मेनली आप हाफ एन आवर, आधे घंटे यानी 1 घंटे में इसको कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। रिकॉर्डिंग चालू है, एक बार हम कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए रेड कलर चूज कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है क्या है, वर्ल्ड एड्स डे। तो वर्ल्ड एड्स डे अभी कब सेलिब्रेट किया गया? 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया और इसका थीम क्या था? ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना। तो थीम जरूर ध्यान रखिएगा, थीम जरूर पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि थीम कितना इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, चाइना बिल्डिंग डैम ऑन यारलुन रिवर। ठीक है ना। चाइना क्या कर रहा है? डैम बना रहा है किस रिवर पे? यारलंग रिवर पे। अब देखिए, यारलंग रिवर को भारत में किस नाम से जाना जाता है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि यारलंग रिवर को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और थोड़ा सा प्रीवियस इंफॉर्मेशन, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। ठीक है ना। ये सब फालतू की इन्फॉर्मेशन आपको पता है, बस आप ये ध्यान रखिए कि यारलंग रिवर को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, ब्लू टाइड। ब्लू टाइड किससे रिलेटेड? महाराष्ट्र में समुद्र के किनारे एक्चुअली क्या हुआ था, महाराष्ट्र, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू टाइड किससे रिलेटेड है, तो महाराष्ट्र में एक समुद्र के किनारे काफी चमकीले काफी चमकीली घटना दिखी थी। मतलब वहां पे काफी चमकदार, पूरा जो बीच था काफी लाइट हो गया, चमकदार हो गया था। वो किस कारण था? वो एक मरीन प्लांट फाइटोक्लैटोन से रोशनी निकल रही थी, उसके कारण ये ब्लू टाइड की घटना हुई थी। ठीक है ना। तो ब्लू टाइड किससे रिलेटेड है? ब्लू टाइड याद रखिएगा, मरीन प्लांट फाइटोक्लैटोन से रिलेटेड है। ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 4, क्लाइमेट चेंज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो क्लाइमेट चेंज पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट। तो चलिए, क्लाइमेट चेंज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के थ्रू। अगर आपसे पूछा जाए COP21 किससे रिलेटेड है, तो ये COP21 क्या है? क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन होता है, क्लाइमेट चेंज समिट होती है, जो पेरिस में 2015 में हुई थी। ठीक है ना। चलिए, अभी ये न्यूज़ में थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। एनसीएपी क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो एनसीएपी के अकॉर्डिंग, अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीएपी के अकॉर्डिंग अभी क्या बात की गई है, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 2024 तक पॉल्यूशन को 20 से 30% तक रिड्यूस करने की बात की गई है। ठीक है ना। 2024 तक पॉल्यूशन को 20 से 30% तक की रिड्यूस करने की बात की गई है। ठीक है ना। आपसे एनसीएपी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो क्या फुल फॉर्म? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अभी कितना है? PM10 और मतलब पॉल्यूशन लेवल PM10 से PM2.5 तक करने की बात की गई है। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है मार्कोस अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? मरीन कमांडो फोर्स। ठीक है ना। मरीन कमांडो फोर्स, मार्कोस क्या है? मरीन कमांडो फोर्स है। और एक इसका मोटो क्या है? द फ्यू एंड फियरलेस। ठीक है ना। एक्चुअली क्या था, अभी इसको पीओके गिलगिट बलिस्तान वाले रीजन में इसको स्टेबलाइज किया गया है। स्टेबलाइज क्या मतलब वहां पे रिप्लेस किया गया है। ठीक है ना। इसलिए ये न्यूज़ में था। चलिए, 2 दिसंबर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? 2 दिसंबर में क्या होता है? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। इसके अलावा डे फॉर एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डे फॉर एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी कौन से दिसंबर को, तो 2 दिसंबर को। ठीक है ना। OIC का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉर्पोरेशन। ठीक है ना। OIC इज रिलेटेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉर्पोरेशन। देखिए फ्रेंड्स, इतना छोटा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ही कवर करने की कोशिश की है और हर एक सेक्शन को मैंने कवर करने की कोशिश की है, भले वो मैंने थोड़ा थोड़ा से मैंने यहाँ पे OIC
OIC का फुल फॉर्म लिख दिया है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉरपोरेशन। तो अगर आप वहाँ पे चाहे तो सर्च कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉरपोरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई और उसमें कितने मेंबर हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं। बीबी जागीर कौर, बीबी जागीर कौर बीकम हेड ऑफ शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी। तो अभी अभी बीबी जागीर कौर किसकी हेड बनी है, शिरोमणि ऑफ गुरुद्वारा कमेटी। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि बीबी जागीर कौर इज बीकम हेड ऑफ, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बीबी जागीर कौर अभी अभी किसकी हेड बनी है, तो आप क्या बताओगे, शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, रोशनी एक्ट। तो रोशनी एक्ट किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, रोशनी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में बिजली उत्पादन के लिए लैंड अलॉट करने के लिए उससे रिलेटेड, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर में बिजली उत्पादन के लिए लैंड अलॉट करने से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा रोशनी एक्ट, ठीक है ना। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 12, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कहाँ स्टेबलाइज किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कहाँ स्टेबलाइज किया गया है, तो आप बताएंगे पुणे में स्टेबलाइज किया गया, ठीक है ना, पुणे में स्टेबलाइज किया गया है। अगला जो हमारा पॉइंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, कौन है, के वेणुगोपाल, ठीक है ना, के वेणुगोपाल। अभी ये न्यूज़ में थे इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। और हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे, मोतीलाल सी, ठीक है ना, मोतीलाल सी, और उनका कुछ पूरा नाम सेतवाल, मोतीलाल सी सेतवाल, ठीक है ना। ये सबसे लॉन्गेस्ट टर्म के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, तो याद रखिएगा करंट अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं, आदि महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया गया, तो मध्य प्रदेश में आदिवासी के कल्चर को दिखाया जा सके। तो आदि महोत्सव किससे रिलेटेड है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के कल्चर से रिलेटेड है, तो मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया, ठीक है ना। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है, मुनि बॉन्ड्स, मुनि लिखा है MUNI, याद रखें, मुनि बॉन्ड्स किससे रिलेटेड है, तो किससे, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ठीक है ना, म्युनिसिपल बॉन्ड्स से रिलेटेड है। और किसके द्वारा अप्रूव्ड किया गया है, सेबी, ठीक है ना, सेबी के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है, म्युनिसिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए बॉन्ड है। और यहाँ ये कहाँ पे अप्रूव किया गया है, लखनऊ के लिए, ठीक है ना। तो मुनि बॉन्ड किसके लिए अप्रूव किया गया है, लखनऊ के लिए, म्युनिसिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। पॉइंट 6 पे चलते हैं, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो देखिएगा, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज ए पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 2003 में हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इसको ज्वाइन करके रखा है, याद रखिएगा अभी अभी। एंड इंडिया और पाकिस्तान इसको कब ज्वाइन किया है, 2017 में, तो याद रखिएगा। यूरेशियन, इसमें यूरेशियन कंट्री भी है, यूरेशियन मतलब इसमें यूरोप और एशियन दोनों कंट्री सम्मिलित है, ठीक है ना। और अभी अभी इसका न्यू दिल्ली में इसका कन्वेंशन हुए, समिट हुई है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि संघाई कॉर्पोरेशन की समिट अभी अभी कहाँ पे हुई है, तो न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है ना। चलिए 17 पे चलते हैं। 17 पॉइंट, हनी मिशन क्या है, हनी मिशन किससे रिलेटेड है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, माइग्रेंट वर्कर को फैसिलिटेट करने के लिए हनी मिशन लॉन्च किया गया, ठीक है ना। जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए हनी मिशन लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाएगी, खादी विलेज इंडस्ट्री के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। पॉइंट 18 पे चलते हैं, IFSCA क्या है, इंटरनेशनल, F मतलब फाइनेंशियल, S मतलब सर्विस, C मतलब सेंटर, A मतलब अथॉरिटी। तो IFCA क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। अभी अभी न्यूज़ में था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है, आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। अगला जो हमारा पॉइंट है 19, FC कोहली फर्स्ट CEO ऑफ टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है ना। तो अभी ये टाटा कंसल्टेंसी न्यूज़ में थी इसलिए मैंने इनके फर्स्ट CEO की जानकारी यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टाटा कंसल्टेंसी के फर्स्ट CEO कौन थे, तो FC कोहली थे, याद रखिएगा, ठीक है ना, अभी अभी ये न्यूज़ में था। 20 पे चलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है, RK सिंह। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप में बिजली की आपूर्ति करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी अभी रिन्यूएबल एनर्जी को कहाँ इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, कौन से यूनियन टेरिटरी में इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, तो आप क्या बताएंगे, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप में, ठीक है ना। बिजली की आपूर्ति के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है, RK सिंह है, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा। 21 पे चलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर कौन से? निशांत पोखरियाल, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक प्रपोजल पेश किया है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको मदर टंग में प्रोवाइड किया जाए। तो याद रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो अब चेंज होकर क्या हो गई है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई। याद रखिएगा, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी वो अब चेंज होकर क्या हो गई है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। और इसके मिनिस्टर कौन है? निशांत पोखरियाल हैं, जिन्होंने अभी अभी क्या बात की गई कि टेक्निकल एजुकेशन जो है मदर टंग में भी प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है ना। चलिए, इस नोट्स को मैंने लिख के इसलिए बनाया फ्रेंड्स, क्योंकि जो लिखा हुआ नोट्स होता है उसको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होती है। इसके अलावा जब भी आपको टाइम मिले, जैसे मान लीजिए मे हो सकता है आप कुकिंग करते हैं या आप कहीं पर टहलते हैं, तो उस समय आप इस वीडियो को प्ले करके कान में लगा के सुन सकते हैं, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अगला जो हमारा पेज है, अगले पेज में हमने पॉइंट 22 पे चलते हैं, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू ऑब्टेन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट ऑफ कीवी, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश ऐसा पहला स्टेट है, पहला राज्य है जिसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया गया है। किसके लिए? कीवी को दिया है, कीवी को दिया गया, ठीक, कीवी के लिए दिया गया, सॉरी। कीवी एक फल होता है और ये कीवी कहाँ पे पैदा होता है, पैदा किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो जीरो वैली पे पैदा किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी आपसे पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश को किस फल के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला है, तो वो कौन सा फल है? कीवी के लिए, ठीक है ना। चलिए 23 पे, अब मैं फ्रेंड्स बार बार प्रश्न कैसे बनता है ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, आप अपने अंडरस्टैंडिंग से समझिए कि प्रश्न इससे कैसे बन सकता है, ठीक है ना। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हर एक चीज इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन की है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए थर्मीन, अभी एक ये न्यूज में था, थर्मीन क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि थर्मीन किससे रिलेटेड है, तो थर्मीन क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका आविष्कार कब किया गया था? 1920 में किया गया था। अब ये न्यूज में क्यों था और इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्चुअली थर्मीन एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप बिना टच किए प्ले कर सकते हो, ठीक है ना। आप उसके सामने आप अपनी उंगलियां मूव करोगे, हवा में आप अपनी उंगलियां मूव करोगे तो थर्मीन से साउंड निकलता है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप विदाउट टच किए हुए प्ले कर सकते हो। और इसका इन्वेंशन कब हुआ था? 1920 में इसका इन्वेंशन हुआ था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। किसने इन्वेंशन किया था? बाय लियोन थर्मीन, ठीक है ना, लियोन थर्मीन। तो न्यूज में था, तो अगर आपसे पूछा जाए कि थर्मीन किससे रिलेटेड है या थर्मीन क्या है, तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। चलिए 24 पॉइंट पे चलते हैं। सॉइल डे सेलिब्रेट किया गया 5 दिसंबर को। फ्रेंड्स अधिकतर सॉइल डे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर के पेपर में भी सॉइल डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। सॉइल डे कब सेलिब्रेट किया गया है? 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है। इसका थीम क्या था? कीप सॉइल एलाइव, थीम जरूर ध्यान रखिएगा, कीप सॉइल एलाइव एंड प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, ये थीम था, कीप सॉइल एलाइव एंड प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। भाषण 4 क्या है? भाषण 4 आइसलैंड में रोहिंग्या कम्युनिटी को बसाने की बात की गई है बांग्लादेश द्वारा, ठीक है ना। और ये भाषण 4 आइसलैंड कहाँ लोकेटेड है? ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो भाषण 4 आइसलैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड, बांग्लादेश वाले सेक्शन में, ठीक है ना। भाषण 4 बांग्लादेश के बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। एक्चुअली भाषण 4 जो आइसलैंड है काफ़ी वोलेटाइल आइसलैंड है, ठीक है ना। तो इसमें सर्वाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी जो बांग्लादेश में रोहिंग्या कम्युनिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए वहाँ की सरकार ने वहाँ के रोहिंग्या कम्युनिटी को भाषण 4 आइसलैंड में शिफ्ट करने की बात की है, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाषण 4 आइसलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंडिया टॉप 10 पुलिस स्टेशन, अभी एक रैंकिंग जारी की गई इंडिया टॉप 10 पुलिस स्टेशन की, ठीक है ना। तो उसमें कौन से पुलिस स्टेशन को नंबर 1 रैंक मिली है? तो याद रखिए नोकपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को नंबर 1 रैंक मिली है। और ये कहाँ का पुलिस स्टेशन है? मणिपुर का पुलिस स्टेशन है। तो नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए 27 पे चलते हैं। सिविल एविएशन डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो अभी 7 दिसंबर को सिविल एविएशन डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है ना। अब इसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक उड़ान स्कीम अगर आपसे पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो उड़ान स्कीम रिलेटेड है हवाई पट्टी को डेवलप करना। हर एक जगह पे, हर एक स्टेट पे हवाई पट्टी को डेवलप करने से रिलेटेड है उड़ान स्कीम, ठीक है ना। तो सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर और उड़ान स्कीम किससे रिलेटेड है? हवाई पट्टी को डेवलप करने से।
पॉइंट नंबर 20 पे चलते हैं, 28 पे चलते हैं। अनीता आनंद, अगर आपसे पूछा जाए अनीता आनंद कौन है, किससे रिलेटेड है, तो देखिए अनीता आनंद को हाल ही में पेन हैसल टिटमैन का अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। अनीता आनंद को हाल ही में पेन हैसल टिल्टमैन का अवार्ड दिया गया। और ये किस बुक के लिए ये एक्चुअली अनीता आनंद एक राइटर है, ठीक है ना। इन्हें अभी एक पेन हैसल टिल्टमैन अवार्ड दिया गया। और एक किस बुक के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया, पेशेंट असैसिनेशन, सॉरी, ठीक है ना, पेशेंस असेशन, पेशेंस याद रखिए, पेशेंस है एक्चुअली, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, पेशेंस असेशन, ठीक है ना, पेशेंट असेशन। तो ये किससे रिलेटेड था, ये जलियांवाला बाग कांड में इसका, जलियांवाला बाग कांड के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, अनीता आनंद किससे रिलेटेड है, हाल ही में इन्हें पेन हैसल टिल्टमैन अवार्ड दिया गया है। और ये किस बुक के लिए अवार्ड दिया गया, पेशेंस असेशन, ठीक है ना। अब ये किससे रिलेटेड था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड था, तो याद रखिएगा। पॉइंट 29, आर्टिफिशियल सन मतलब कृत्रिम सूर्य स्टेबलाइज्ड बाय चाइना, ठीक है ना। तो चाइना ने हाल ही में एक कृत्रिम सूरज को स्टेबलाइज किया है, ठीक है ना। एक्चुअली ये कृत्रिम सूर्य क्या है, एक्चुअली ये पावरफुल क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है ना। और ये न्यूक्लियर फिजन कॉन्सेप्ट पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो जो आपका आर्टिफिशियल सन है वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन कॉन्सेप्ट पे, याद रखिएगा। एक न्यूक्लियर फिजन होता है और एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चाइना डेवलप्ड आर्टिफिशियल सन वर्क ऑन विच टेक्नोलॉजी, तो क्या आप बताएंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। चलिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड्स, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और एक होता है न्यूक्लियर फिजन, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है ना। 30, जापान की सॉरी जापान का एक मिशन है हायाबुसा मिशन। तो हायाबुसा मिशन किससे रिलेटेड है, स्पेस प्लान है, हायाबुसा मिशन एक स्पेस प्लान है, ठीक है ना। 2014 का ये प्लान है, याद रखिएगा। अभी न्यूज में था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये किससे रिलेटेड था, रिगार्डिंग टू स्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है ना, स्टेरॉइड बेल्ट से ये रिलेटेड है। हायाबुसा मिशन किससे रिलेटेड है, ये हायाबुसा मिशन एक जापान का स्पेस प्लान है। और ये किससे रिलेटेड है, ये स्टेरॉइड बेल्ट से रिलेटेड है। और आपकी स्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पाई जाती है, तो स्टेरॉइड बेल्ट जो है आपके मंगल और जुपिटर के बीच पाई जाती है, ठीक है ना। तो स्टेरॉइड बेल्ट आपके मंगल और जुपिटर ग्रह के बीच स्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए, अगला पॉइंट है 31, थारू जनजाति कहाँ से रिलेटेड है, तो थारू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के सतावीर में, याद रखिएगा। और ये फॉलोड बाई सतावीर, मतलब ये सतावीर को फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन ये मेन यही पूछा जाएगा कि थारू जनजाति कहाँ से रिलेटेड है, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, इसको टर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, विश्वास योजना किससे रिलेटेड है, तो विश्वास योजना क्या है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट फॉर इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड ओबीसी एसटी बाई एनबीसी ईडीएफ, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, विश्वास योजना किससे रिलेटेड है, तो विश्वास योजना में जो फाइनेंशियली जो इकोनॉमिकल कमजोर लोग हैं, कौन से, ओबीसी एससी एसटी, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात की गई, ठीक है ना। तो विश्वास स्कीम में जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, जो फाइनेंशियली काफी कमजोर हैं और वंचित हैं, ठीक है ना, तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी विश्वास स्कीम के थ्रू। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया रखिएगा, ठीक है। 33, ह्यूमन राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। और माउंटेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, माउंटेन डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 दिसंबर को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को और माउंटेन डे 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। विश्वास स्कीम किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियली एम्पावरमेंट, जो वीकर सेक्शन है, जो आपके पिछड़े वर्ग के ओबीसी एससी एसटी के वीकर सेक्शन के लोग हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने से रिलेटेड विश्वास स्कीम, ठीक है ना। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को और माउंटेन डे 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 34 पे चलते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स,
अभी अभी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी, इंडिया की रैंक 10 थी, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो आप गूगल पे सर्च करिए, ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी अभी मैंने इसको बताया था पीछे, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, 10 है, ठीक है ना। 35 पे चलते हैं, सिटी एंड सी बुक, सिटी एंड सी, ये जो किताब है सिटी एंड सी किसने लिखी है, राजकमल झा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हाल ही में राजकमल झा को रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड मिला है, ठीक है ना। इसी बुक के लिए मिला है, सिटी एंड सी के लिए, ठीक है ना। राजकमल झा को रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए 36 पे चलते हैं, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। तो अभी अभी ये फाइबर ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक न्यूज़ थी, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक कौन है, तो नरेंद्र सिंह कापने, नरेंद्र सिंह कापने जो थे फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स थे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। 36 हो गया। 37 पे चलते हैं, गवर्नर कैन कॉल हाउस एंड डिसाइड द प्लेस बाई एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये थोड़ा सा एक्चुअली मैंने इसको मेंशन करने का मेरा उद्देश्य क्या था, जैसे कभी कभी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में आप एक आता है ना, कथन आ जाता है, तो आपको थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए कि जो गवर्नर होता है उसे पावर होती है कि वो हाउस को कॉल कर सकता है, ठीक है ना। कैन कॉल हाउस एंड डिसाइड, हाउस को कॉल कर सकता है, इसके अलावा डिसाइड भी कर सकता है प्लेस, ठीक है ना, कहाँ पे हाउस को कॉल करना है, बाई एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो गवर्नर जब हाउस को कॉल करता है तो किसके एडवाइस पे कॉल करता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे कॉल करता है, तो याद रखिएगा। चलिए 38, नेचर इंडेक्स डे 2020, ठीक है ना। नेचर इंडेक्स डे 2020 में इंडिया को कौन सी रैंक मिली है, तो इंडिया को 3rd रैंक मिली, याद रखिएगा। नेचर इंडेक्स 2020 में इंडिया गॉट 3rd रैंक। अभी किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 39 पे चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर लॉन्च्ड ई संपदा। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि ई संपदा किसने लॉन्च की है, ई संपदा किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, तो ई संपदा लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है ना। चलिए, और ये पूरी उड़ीसा के पुरी में लॉन्च किया गया है। पॉइंट 40 पे चलते हैं, आयुष्मान भारत, जिसे हम पीएमजे भी बोलते हैं, आयुष्मान भारत पीएमजे सेहत। और अब देखिए, आयुष्मान भारत तो कंप्लीट होल इंडिया के लिए स्कीम है, ठीक है ना, लेकिन इसमें पीएमजे सेहत जोड़ दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आयुष्मान भारत पीएमजे सेहत किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है ना। आपको पता ही होगा कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए पर फैमिली को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए पॉइंट 41 पे चलते हैं, शोकार वेटलैंड। शोकार वेटलैंड कहाँ पे स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है ना, लद्दाख में स्थित है। और हाल ही में इसे डिक्लेयर किया गया 42 रामसर साइट, ठीक है ना, इसे 42वां रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने वेटलैंड है, तो अब कितने वेटलैंड हो चुके हैं, 42 वेटलैंड हो चुके हैं, ठीक है ना। करंट वेटलैंड क्या है, 42 नंबर का वेटलैंड कौन सा है, शोकार वेटलैंड, और ये कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में स्थित है, ठीक है ना। तो एक्चुअली व्हाइट शोकार वेटलैंड व्हाइट लेक है, ठीक है ना, व्हाइट लेक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। पॉइंट 42, स्वच्छ अभियान, स्वच्छ अभियान ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है ना। तो किसके थ्रू लॉन्च किया गया स्वच्छ अभियान ऐप, लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू आइडेंटिफाई इंसैनिटी ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर, ठीक है ना। तो जो मैनुअल स्कैवेंजर क्या होता है, जो गंदगी साफ करने के लिए, जो गटर साफ करने के लिए हम मैन पावर का यूज करते हैं, आदमियों को यूज करते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम गटर साफ करने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए मैन पावर का यूज ना करें, कोई और टेक्निक अपनाएं, इसके लिए स्वच्छ अभियान ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो मैनुअल एक्सकेवेंजिंग को काउंटर करने के लिए स्वच्छ अभियान ऐप लॉन्च किया गया। तो किससे रिलेटेड है, मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड है, याद रखिएगा। 45, गुड गवर्नेंस डे, ठीक है ना। गुड गवर्नेंस सॉरी गुड गवर्नेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो हाल ही में 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया गया है। कब से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना, ये स्टार्ट हुआ 2014 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के याद में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, याद रखिएगा। अगले पेज पे चलते हैं। चलिए दिसंबर के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, अब हम चलते हैं नवंबर, ठीक है ना।
नवंबर 2020 पे। तो पहला जो है मिशन शक्ति, तो मिशन शक्ति किससे रिलेटेड है? देखिए फ्रेंड्स, इस 4 पेज इस दिसंबर का जो मैंने आपके लिए कवर किया है, ठीक है ना, ये दिसंबर को मैंने जो आपके लिए कवर किया दिसंबर तक के करंट अफेयर को, तो इस 4 पेज के करंट अफेयर पॉइंट को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी मुझे 2 घंटे का टाइम लगा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश नहीं की है, हर एक चीज़ मेंशन किया है। और आपको अगर थोड़ा सा भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है ना। और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप गूगल कर सकते हैं। चलिए नवंबर के लिए चलते हैं, नवंबर 2020 पेज 3, ठीक है ना। तो मिशन शक्ति, पहला जो हमारा पॉइंट है मिशन शक्ति, तो मिशन शक्ति आपका किससे रिलेटेड है? ये एक्चुअली ये कंट्री का फर्स्ट एवर, क्या लिखा है, हाँ, फर्स्ट एवर एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ठीक है ना। तो मिशन शक्ति क्या है? ये भारत देश का फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मिशन शक्ति आपसे पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो ये मिशन शक्ति भारत का फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, ठीक है ना। अभी इसको टेस्ट किया गया, कहाँ से टेस्ट किया गया? अब्दुल कलाम आइसलैंड, अब्दुल कलाम आइसलैंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब्दुल कलाम आइसलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस आइसलैंड का नाम चेंज करके अब्दुल कलाम आइसलैंड रख दिया गया, तो आइसलैंड कौन सा था? पहले आइसलैंड, पहले ये व्हीलर आइसलैंड था, अब व्हीलर आइसलैंड को ही अब्दुल कलाम आइसलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इस मिसाइल को इस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद इंडिया ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, ठीक है ना। एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, इंडिया चौथा देश बन गया है जिनके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, ठीक है ना। इसके पहले किसके पास था? आपको पता ही है, यूएसए के पास होगा, रशिया के पास होगा, चाइना के पास होगा, ठीक है ना। तो केवल 3 देशों के पास अभी था, ऐसे 3 देश थे जिन्होंने अपना एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया है। इसके बाद भारत एक ऐसा देश बन गया जिसने अपना एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया है। चलिए पॉइंट पर चलते हैं, 15th फाइनेंस कमीशन। तो अभी 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? आपको पता है, एनके सिंह है, ठीक है ना। इसने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है, रिपोर्ट सबमिट की है कब से कब तक के लिए? 2020 से 26 के लिए। अब देखिए 6 ईयर क्यों, इसने अपनी रिपोर्ट 6 ईयर के लिए क्यों सबमिट की है? क्योंकि हाल ही में कोविड के कारण जो अपना 15th फाइनेंस कमीशन था उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया, उसको कब तक के लिए कर दिया गया है? 26 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया है। इसलिए इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो 6 ईयर के लिए प्रस्तुत की है, ठीक है ना। तो इस रिपोर्ट में क्या बात की गई है, ठीक है ना। तो इस रिपोर्ट में यही बात की गई है कि देखिए जो आपका 14th फाइनेंस कमीशन था उसने क्या बोला था कि आपके जो स्टेट को हिस्सा जाएगा, कितना जाएगा? स्टेट को जीडीपी का 40% जाएगा। 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि अब स्टेट को जीडीपी का 41% जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है 14th फाइनेंस कमीशन में, देखिए जो 14th फाइनेंस कमीशन में जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस बेस पे कितना दिया जाएगा, कितना जीडीपी, किस बेस पे कितना फंड दिया जाएगा स्टेट को, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। तो 14th फाइनेंस कमीशन के अनुसार इनकम अंतराल, जो आय में अंतराल था, आय में अंतराल के बेस पे 50% प्रोवाइड कराया जाता था, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको रिड्यूस करके 45% कर दिया, ठीक है ना। फॉरेस्ट के लिए पहले कितना 7.5% कवर प्रोवाइड कराया जाता था। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में ज़्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है ना, तो उसको फॉरेस्ट के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, ठीक है ना। उसको फॉरेस्ट के लिए बजट में एक्स्ट्रा पैसा एलोकेट किया जाएगा। तो फॉरेस्ट के लिए पहले कितना 7.5% एलोकेट किया जाता था, अब वो इंक्रीज करके कितना कर दिया गया? 10% इंक्रीज करके कर दिया गया। अब जैसे मान लीजिए किसी स्टेट का एरिया बहुत बड़ा है, तो उसके लिए पहले कितना मिलता था? 15%, लेकिन अब भी उसे 15% ही रखा गया 15th फाइनेंस कमीशन में। तो ये अंतर आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, तो इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। पॉपुलेशन के लिए जनसंख्या के बेस पर पहले कितना प्रोवाइड कराया जाता था? 27.5%। जैसे मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसको कितना टोटल जीडीपी का 27.5% जनसंख्या के लिए प्रोवाइड कराया जाता था। अब क्या कर दिया कि इसे कम कर दिया गया है। इसे इसलिए कम कर दिया गया ताकि स्टेट हैं अपनी जनसंख्या कम करें, तो इसलिए जो जनसंख्या के लिए प्रतिशत था, जनसंख्या के लिए जितना फंड एलोकेट किया जाता था उसको डिक्रीज करके कितना कर दिया गया? 15%।
तो अब तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के बेस पर कितना फंड एलोकेट किया जाता है, तो अब कितना एलोकेट किया जाता है 15%, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एरिया और पॉपुलेशन के लिए इक्वल 15%, 15%। फॉरेस्ट के लिए इंक्रीज होकर 10% हो गया है, जो आय में अंतराल है उसके लिए भी डिक्रीज होकर 45% हो गया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नहाई जिसे बोलते हैं, उसने हाल ही में एक मेमोरेंडम साइन किया है। किसके साथ मेमोरेंडम साइन किया है? इसरो के साथ। इसरो के साथ मेमोरेंडम साइन किया है, किस लिए साइन किया है? रोड मैपिंग के लिए, ठीक है ना। रोड की मैपिंग हो सके, रोड मैपिंग के लिए। जैसे मान लीजिए अभी आप को कहीं जाना हो तो आप किसका यूज़ करते हो? आप गूगल मैप का यूज़ करते हो, ठीक है ना। लेकिन अब क्या किया, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम साइन किया गया इसरो के साथ, ताकि इसरो भारत की कंप्लीट रोड मैपिंग कर सके, ठीक है ना। चलिए, तो फोर नंबर पे चलते हैं। टी एन कृष्णन रिसेंटली पास्ट अवे। देखिए, हाल ही में जो टी एन कृष्णन थे, इनकी डेथ हो गई। अभी आपसे पूछा जाए कि टी एन कृष्णन किससे रिलेटेड थे, तो ये कौन थे? ये म्यूजिक वायलिनिस्ट थे, वायलिन बजाते थे, ठीक है ना। क्या करते थे? वायलिन बजाते थे। इसके अलावा इन्हें संगीत नाटक अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण भी प्रोवाइड कराया गया है। और आपसे पूछा जाए कहाँ से हैं ये, कहाँ से? तो टी एन कृष्णन नाम से पता चल रहा है कि साउथ स्टेट से रिलेटेड हो सकते हैं, तो कहाँ से हैं ये? कर्नाटक से हैं। तो टी एन कृष्णन किससे रिलेटेड थे? म्यूजिक वायलिनिस्ट थे, वायलिन बजाते थे, ठीक है ना। पद्म भूषण और संगीत नाटक अवार्ड इन्हें दिया गया है, ये कर्नाटक से रिलेटेड है, ठीक है ना, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। पांचवा पॉइंट है मिशन सागर 2। अगर आपसे पूछा जाए कि मिशन सागर 2 में कौन से शिप का यूज किया गया, तो ऐरावत का यूज किया गया है, ठीक है ना। मिशन सागर 1 में कौन से शिप का यूज किया गया था? केसरी शिप का यूज किया गया था, ठीक है ना। आईएनएस ऐरावत और आईएनएस केसरी। तो मिशन सागर 2 में कौन कौन से देश, जैसे आपके सूडान हो गए, एरिट्रिया हो गए, दूर के देशों को दवाई और फूड प्रोवाइड किया गया कोविड-19 के दौरान। और जो मिशन सागर 1 में जो पास पास के आइसलैंड थे, जैसे मेडागास्कर हो गया, कोमोरोस हो गया, इनको चिकित्सा सुविधाएं, दवाइयां और भोजन सामग्री प्रोवाइड की गई भारत के द्वारा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मिशन सागर इससे रिलेटेड है। ऑलरेडी आपको पता होगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। चलिए, बस आप सिप का याद रखिएगा कि आईएनएस ऐरावत मिशन सागर सेकंड में था और आईएनएस केसरी सागर फर्स्ट में था, ठीक है ना। चलिए, और देश याद रख सकते हैं तो कर लीजिएगा। पॉइंट 6 पे चलते हैं। आई गॉट किससे रिलेटेड है? तो आई गॉट रिलेटेड टू सेल्फ कंस्ट्रेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर कोविड-19। अब जैसे मान लीजिए कोविड-19 का सीजन चल रहा है, ठीक है ना, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो उस समय जो नए लोग हैं उनको ट्रेनिंग, जो नए नर्स बनना चाहते हैं, नए मेडिकल स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए आई गॉट तकनीक लॉन्च की। एक्चुअली आई गॉट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है, नर्सेस है, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा सके, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए महारानी जिंद कौर कहाँ से है? एक्चुअली हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये करंट में क्यों आया मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली महारानी जिंद कौर कौन थी? ये लास्ट वाइफ ऑफ महाराणा रणजीत सिंह, याद रखिएगा, काफी फेमस थी ये। महारानी जिंद कौर कौन थी? महाराणा रणजीत सिंह की। महाराणा रणजीत सिंह आपको पता होगा, महाराजा रणजीत सिंह आपके पंजाब प्रोविंस से रिलेटेड थे, ठीक है ना, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग शासन किया उन्होंने। तो महारानी जिंद कौर महाराजा रणजीत सिंह की लास्ट वाइफ थी। इसके अलावा ये न्यूज़ पे क्यों है? क्योंकि हाल ही में अंग्रेज़ों ने इनकी ज्वेलरी ऑक्शन की गई, मतलब अंग्रेज़ों ने इनकी ज्वेलरी की बोली लगाई, मतलब अंग्रेज़ों के पास इनकी ज्वेलरी थी, अंग्रेज़ों ने इनकी ज्वेलरी को नीलाम किया है, ठीक है ना। इसलिए ये न्यूज़ में थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है महारानी जिंद कौर कौन थी? चलिए, अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना। ये 51 पता है कि नहीं, क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन देख लेते हैं। अभी देखिए अब्दुल रहीम खान खाना, हाल ही में ये न्यूज़ में थे, इसलिए हम इसको देख लेते हैं। तो अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? याद रखिए, तो पोएट इन मुगल एम्परर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब्दुल रहीम खान खाना जो मुगल दरबार में थे, ये क्या थे? ये एक्चुअली ये पोएट थे, ठीक है ना, पोएट थे, मुगल एम्परर। और ये किसके पुत्र थे? ये सन बैरम खान के, जो अकबर के सेनापति हुआ करते थे, उनके ये पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है ना, और ये पोएट थे। इसके अलावा इन्होंने 2 बुक लिखी है,
ठीक है ना। 2 बुक लिखी है संस्कृत में, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब्दुल रहीम खान खाना ने संस्कृत में 2 बुक लिखी है। पहली जो बुक है वो क्या है, खेता कुटुकम, जो पहली बुक है वो क्या है, खेता कुटुकम, और दूसरी बुक क्या है, दव त्रिमशाय और डोंगावली, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। हाल ही में एक्चुअली न्यूज में इसलिए था कि हाल ही में जो इनका टॉम्ब था न्यू दिल्ली में, ठीक है ना, न्यू दिल्ली में टॉम्ब था, तो उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ था इनका, तो इसलिए ये न्यूज़ में आए। और एक्चुअली इन्होंने ही, अब्दुल रहीम खान खाना ने फर्स्ट वुमेन टॉम्ब बनाया था, याद रखिएगा, अब्दुल रहीम खान खाना ने फर्स्ट वुमेन टॉम्ब बनाया था। तो चलिए 52 पॉइंट पे चलते हैं। नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया था, तो नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया था, 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया था, ठीक है ना। अब चलते हैं पीएम जल शक्ति मिशन। तो पीएम जल शक्ति मिशन किससे रिलेटेड है, आपको पता ही होगा। पीएम जल शक्ति मिशन में हर एक गांव को, हर एक एरिया को, रूरल और अर्बन अर्बन एरिया दोनों को पीने युक्त सप्लाइड वाटर, पीने युक्त पावर, सॉरी वाटर सप्लाई की बात की गई है पीएम जल शक्ति मिशन में। और हाल ही में पीएम जल शक्ति मिशन प्लस नेहरू युवा संगठन दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसे क्या बोला गया, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स लॉन्च्ड बाय, ये जो टैग है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पीएम जल शक्ति मिशन प्लस नेहरू युवा संगठन, याद रखिएगा। पॉइंट 54 जो आपका रोज आइसलैंड है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जो रोज आइसलैंड का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड कर दिया गया। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में किस आइसलैंड का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड कर दिया गया है, तो कौन सा आइसलैंड है, रोज आइसलैंड, ठीक है ना। उसके अलावा नील आइसलैंड का नाम चेंज करके शहीद आइसलैंड कर दिया गया है। हैवेलॉक आइसलैंड का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया गया, स्वराज आइसलैंड कर दिया गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, रोज आइसलैंड का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड, नील आइसलैंड का नाम चेंज करके शहीद आइसलैंड, और हैवेलॉक आइसलैंड का नाम चेंज करके स्वराज आइसलैंड। एक्चुअली ये नाम चेंज करना मेरे को बहुत ही फालतू लगता है, ठीक है ना। आप नाम चेंज करके क्या करना चाहते हो, अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। अब पता नहीं इससे इनको क्या प्रॉफिट हो रहा है। एक्चुअली देखिए, अगर नाम चेंज करना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई चीज़ लॉन्च किया गया है उससे वहाँ के लोग रिलेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, तो जो राजीव गांधी के द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया, तो भारत के लिए, तो लोग उससे रिलेट करते हैं, ठीक ना, लोगों के प्रति लोगों का उनके प्रति सम्मान होता है। तो आप नाम चेंज करके क्या साबित करना चाहते हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। पता नहीं भारत की जो करंट गवर्नमेंट है क्या चाहती है, वो हर एक चीज़ का नाम चेंज कर रही है, जिससे जो गांधी से रिलेटेड है, ठीक है ना, जो नेहरू परिवार से रिलेटेड है, हर चीज़ का वो नाम चेंज कर देना चाह रहे हैं। चलिए, और ये देखिए, रोज आइसलैंड का नाम चेंज करके अभी एक हाल ही में चेंज किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड कर दिया गया है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो सुभाष चंद्र बोस का हाल ही में 125 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, ठीक है ना। अब ये 125 बर्थ एनिवर्सरी पे ही डिसाइड किया गया, इस डे को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है ना। अब आप गूगल में सर्च करिएगा कि कौन सा दिन पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, कई बार मैंने बताया है। चलिए, ठीक है ना, अगले पॉइंट पे चलते हैं। 23 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया था, किसान दिवस। तो 23 दिसंबर को किसान दिवस किसके याद में, चौधरी चरण सिंह के याद में सेलिब्रेट किया था, और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। चलिए, अगले पॉइंट पे चलते हैं। कटका प्लस कलारी पट्टी प्लस टैंगता प्लस मलखंब को खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में इंक्लूड करने की बात की गई है, ठीक है ना। खेलो इंडिया से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितने भी यूपीएससी के एग्जाम हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में खेलो इंडिया प्रोग्राम कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया। तो हाल ही में कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया था खेलो इंडिया, हरियाणा में ऑर्गेनाइज कराया गया था, ठीक है ना। तो खेलो इंडिया में कौन कौन से गेम शामिल करने की बात की गई है, गटका एक्चुअली मार्शल आर्ट है, गटका प्लस कलारी पट प्लस टैंगला प्लस मलखंब को खेलो इंडिया में शामिल करने की बात की गई। खेलो इंडिया क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है।
खेलो इंडिया एक सरकार का एक प्रोग्राम जिसके तहत ये हर एक स्टेट या हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ठीक है ना। और उसमें अगर आप फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक या थर्ड रैंक लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू आपके खेल को सपोर्ट करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना। तो आपको स्कॉलरशिप के तहत पैसा प्रोवाइड कराया जाता है और आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि आप अपने पैशन को, आप अपने खेल को जारी रख पाओ, ठीक है ना। चलिए 55 नंबर का पॉइंट क्या है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, की थी, कब की थी, 1920 में। और करेंटली लोकेटेड इन शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। तो कहाँ पे है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा फाउंड की गई थी 1921 में। और ये कहाँ लोकेटेड, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में। अभी इससे रिलेटेड कुछ न्यूज था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है ना। सभी वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं जो अभी हाल ही में न्यूज में थी, ठीक है ना। चलिए 56 पे चलते हैं, ह्यूमन राइट फ्रीडम इंडेक्स। तो ह्यूमन राइट फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, 111, 111, ठीक है ना, आउट ऑफ 162। तो 162 कंट्री में इंडिया की जो रैंक है 111, 111वीं रैंक है। और ये इसके पहले जो 2019 में इंडिया की रैंक थी वो क्या थी, वो 94 थी, ठीक है, 94 थी। याद रखिएगा किसके थ्रू पब्लिश किया जाता है, तो अमेरिकन थिंक टैंक कैटो, CATO के थ्रू प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखिएगा ह्यूमन राइट फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 111 है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और 2019 में इंडिया की रैंक क्या थी, 94 थी। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, कैटो के थ्रू पब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा दो रैंक वाले क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए हैं, आप उसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा। 57 मातृ सहयोगी समिति। मातृ सहयोगी समिति को किसने लॉन्च किया है, लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू मदर हेल्थ मॉनिटरिंग। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मातृ सहयोगी समिति लॉन्च की है। किसके लिए लॉन्च की है, ताकि जो मदर के हेल्थ के मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च की है, ठीक है ना। तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। आप क्या करिएगा फ्रेंड्स, PDF डाउनलोड करिएगा, उसके बाद जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप उसको टिक करते जाइएगा, ठीक है ना। बैटरी लो हो गई है, 1 मिनट। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये जो फ्रेंड्स वीडियो है तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको अभी जितना रिकॉर्ड हो जाएगा उसको अभी मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी जो पार्ट रहेगा वो मैं रात में रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, ठीक है ना। अगर उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो हम उसको अगले दिन रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये जो कंप्लीट जो नवंबर से लेके आपका मार्च तक का जो करंट अफेयर है इसको हम 2-3 पार्ट में अपलोड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो आप वहाँ से जाके इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ये मातृ सहयोगी समिति हमारा हो गया है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन विजय के थ्रू ही गोवा को लिबरेट किया गया था इंडियन आर्मी के थ्रू, ठीक है ना। एक्चुअली पहले क्या था, गोवा पुर्तगालियों के अंडर हुआ करता था। तो 1970 के आसपास, या सन मेरे को नहीं याद है फ्रेंड्स, लेकिन मे बी 1970 या 1916 के आसपास, 60 मीन्स 1971 या 1971 या 1961 के आसपास ऑपरेशन विजय के थ्रू गोवा को लिबरेट कराया था, ठीक है ना, कराया गया था। तो ऑपरेशन विजय रिलेटेड है गोवा के लिबरेशन में। गोवा के लिबरेशन से हाल ही में न्यूज में था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। चलिए पेज नंबर 4 पे चलते हैं। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को, ठीक है ना। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को। क्या थीम थी, आई एम एंड आई विल, ठीक है ना। तो थीम याद रखिएगा, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को, थीम क्या थी, आई एम एंड आई विल। पॉइंट 9 क्या है, श्री शक्ति चैलेंज। श्री शक्ति चैलेंज ऑर्गेनाइज्ड बाई ऑर्गेनाइज्ड बाई माई गॉव। तो श्री शक्ति चैलेंज किसके थ्रू ऑर्गेनाइज कराया गया, तो माई गॉव के थ्रू। माई गॉव मतलब माई GOV, ठीक है ना। अभी किसके लिए किसके लिए ऑर्गेनाइज कराया गया, क्या इसका एम था, तो रिगार्डिंग टू अप्रिशिएट वुमेन इन इनोवेशन इन कोविड ड्यूरेशन, ठीक है ना। तो कोविड के समय काल में औरतों को इनोवेशन करने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए मोटिवेट करने के लिए श्री शक्ति चैलेंज ऑर्गेनाइज कराया गया था। किसके थ्रू ऑर्गेनाइज कराया गया था, माई गॉव के थ्रू ऑर्गेनाइज कराया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारा 10th नंबर का पॉइंट है तो चलते हैं, वर्ल्ड साइंस डे। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना।
शायद इसके बारे में मैं कुछ लिखना भूल गया क्या, क्योंकि इसमें कुछ डेट मेंशन ही नहीं है, शायद इसका डेट मैं लिखना भूल गया, ठीक है ना। तो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, चलिए कोई बात नहीं, इसको लीव करते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। हुनर हाट कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज प्रोवाइडेड मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी टू आर्टिशियन। देखिए हाल ही में हुनर हाट ऑर्गेनाइज कराया गया, हुनर हाट ऑर्गेनाइज कराया गया, किसके थ्रू ऑर्गेनाइज कराया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज के थ्रू ऑर्गेनाइज कराया गया। इसका उद्देश्य क्या था, मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ताकि जो हमारे क्राफ्ट मैन है, जो हमारे देसी क्राफ्ट मैन है, ठीक है ना, जो बुनाई का काम करते हैं, जो देसी चीज़ें बनाते हैं, उनको मार्केट मिल सके और उनको उनको मार्केट मिल सके और वो अपनी चीज़ें बेच सके, ठीक है ना। तो हुनर हाट किससे, तो मेन क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हुनर हाट किसके थ्रू ऑर्गेनाइज कराया गया और कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया। तो हुनर हाट किसके थ्रू ऑर्गेनाइज कराया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज के थ्रू ऑर्गेनाइज कराया जाता है। थीम क्या थी, वोकल फॉर लोकल। चलिए पॉइंट 12 है, कालका शिमला रेलवे एडेड टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिल्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो देखिए कालका शिमला रेलवे को हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया, ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिसाइड किया गया, नॉमिनेट किया गया, और ये किसके थ्रू बनवाया गया था, ये ब्रिटिश के थ्रू बनवाया गया था, ठीक है। कालका शिमला रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, याद रखिएगा। सफर क्या है, पूछा सकता है आपसे, सफर क्या है, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है। सफर क्या है, सफर का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग, किसके थ्रू रन किया जाता है, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू, ठीक है ना। चलिए 14 पॉइंट चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। और हाल ही में 13 नवंबर को आयुर्वेदा डे मनाया गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पे, जयपुर में स्थित है, और 13 नवंबर को आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। आईसीसी का करंट चेयरमैन कौन है, ग्रेग बार्सली। तो ग्रेग बार्सली जो है आईसीसी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, तो याद रखिएगा ग्रेग बार्सली। न्यूज में था इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। 16 आईएनएस वागीर या वाजीर जो बोले, आईएनएस वागीर लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी। आईएनएस, अगर आपसे पूछा जाए कि आईएनएस वागीर क्या है, तो आईएनएस वागीर क्या है, एक अटैक सबमरीन है, ठीक है ना। अटैक सबमरीन याद रखिएगा, कोई पोत नहीं है, ठीक है ना, कोई शिप नहीं है, सबमरीन है। तो आईएनएस वागीर क्या है, अटैक सबमरीन है, और ये कौन से क्लास का सबमरीन है, फिफ्थ कलवरी क्लास का सबमरीन है, ठीक है ना, लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी, आईएनएस वागीर। 17 पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बाउल ऑफ सेफ्रॉन किसे कहा जाता है, बाउल ऑफ सेफ्रॉन किसे कहा जाता है, बाउल ऑफ सेफ्रॉन मीन्स केसर का कटोरा। तो केसर का कटोरा किसे कहा जाता है, सबको पता है फ्रेंड्स, कश्मीर को कहा जाता है। तो लेकिन कश्मीर के किस रीजन को कहा जाता है, तो पैम्पोर रीजन को, कश्मीर के पैम्पोर रीजन को केसर का कटोरा कहा जाता है, ठीक ना। बाउल ऑफ सेफ्रॉन, पैम्पोर रीजन इन इंडिया, पैम्पोर रीजन कहाँ पे है, कश्मीर में। 18 पे चलते हैं। सरना रिलीजन शुड बी इंक्लूडेड इन सेंसस 2021 फेज। लेकिन अब देखिए हाल ही में एक सरना रिलीजन है, उससे बोला गया कि सरना रिलीजन को भी जो 2021 की जनगणना है उसमें शामिल किया जाए, ठीक है ना। तो जो सरना रिलीजन है उसने भी मांग की, एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लीव कर सकते हो। 19 पे चलते हैं। मेंस डे कब सेलिब्रेट किया था, 19 नवंबर, याद रखिएगा। थीम क्या है, बेटर हेल्थ फॉर मेन एंड वुमेन, ठीक है ना। अब देखिए मेंस डे पे भी बेटर हेल्थ फॉर मेन एंड वुमेन जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। चलिए 20 पॉइंट क्या है, यशवंत कुमार सिन्हा अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देखिए हाल ही में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उन्हें कौन है, किसे अपॉइंट किया गया है, तो यशवंत कुमार सिन्हा को हाल ही में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, ठीक है ना। अब ये CIC जो आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, सॉरी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, किसके थ्रू, किस एक्ट के थ्रू स्टेबलाइज किया गया है, तो RTI एक्ट 2005 के थ्रू इसको बनाया गया था। हर स्टेट में इसको बनाया गया, ठीक है ना, इंटायर इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। चलिए यशवंत कुमार सिन्हा इसके जो करंट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। 21 अंडर खेलो इंडिया मॉनिटरी सपोर्ट टू 500 अकेडमी ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर। तो हाल ही में खेलो इंडिया के अंतर्गत
500 अकेडमी, 500 जो अकेडमी है, ठीक है ना, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सब कुछ चुना जाएगा और उन्हें मॉनेटरी सपोर्ट मतलब उन्हें फंड प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। 4 साल के लिए, 4 साल के लिए कब से, मतलब 4 साल के लिए 2021 से 4 साल तक अकेडमी को मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आपको कुछ चीज़ बताना, जैसे फर्स्ट खेलो इंडिया प्रोग्राम कहाँ हुआ था, दिल्ली में। फर्स्ट खेलो इंडिया प्रोग्राम दिल्ली में 2018 में। दूसरा खेलो इंडिया कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, पुणे में ऑर्गेनाइज कराया गया था। तीसरा खेलो इंडिया आपको गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज कराया था। चौथा खेलो इंडिया हरियाणा में ऑर्गेनाइज कराया गया था, ठीक है ना, तो याद रखिए। चलिए, 22 सौमित्रा चटर्जी को हाल ही हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। नहीं, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया क्या, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, नहीं नहीं नहीं। तो सौमित्रा चटर्जी को, जो एक इंडियन फिल्म एक्टर है, सौमित्रा चटर्जी जो एक इंडियन फिल्म एक्टर है, इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। सौमित्रा चटर्जी जो एक इंडियन फिल्म एक्टर है, इन्हें पद्म भूषण और दादा साहब, इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है। याद रखिए, सौमित्रा चटर्जी इंडियन फिल्म एक्टर है जिन्हें पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू दिया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो थोड़ा सर्च करिए कि सुमित्रा चटर्जी को क्या दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है क्या, है ना। चलिए, पॉइंट 23 पे चलते हैं। परम सिद्धि इंडियन, देखिए परम सिद्धि क्या है, इंडियन फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। परम सिद्धि क्या है, इंडियन फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और इसका वर्ल्ड में रैंक क्या है, तो इसका वर्ल्ड में रैंक टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में इसका 63 रैंक है, ठीक है। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में 63 रैंक है। सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर किसके पास है, चाइना के पास है, ठीक है ना। तो परम सिद्धि इंडिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। चलिए, इसका रैंक क्या है, इसका रैंक क्या है, 63 है। 24 बेस्ट सेक्स रेशियो, बेस्ट सेक्स रेशियो का अवार्ड किसे मिला है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो बेस्ट सेक्स रेशियो में अरुणाचल प्रदेश सबसे नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे नागालैंड, तीसरे नंबर पे मिजोरम। सबसे बेहतर सेक्स रेशियो कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का, याद रखिएगा। इसका क्रम पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। 25 स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस किससे रिलेटेड है, श्री विजय वल्लभ और सुरेश्वर जी महाराज, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ पीस श्री विजय विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज ये 151वीं बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आइडिया रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 26 पॉइंट पे चलते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल गॉट वटायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई लंदन। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे रमेश पोखरियाल हैं, हाल ही में उन्हें एक वटायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ठीक है, लंदन में। तो पूछा जाएगा कि जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वटायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को वटायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लंदन में दिया गया। 27 पे चलते हैं। GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS का फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो जो GIS किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के थ्रू लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं, पेज नंबर 5 में आ गए। वर्ल्ड फिशरीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। तो वर्ल्ड फिशरी डे 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन से है, तो नंबर 1 पे क्या है, उड़ीसा है, ठीक है ना, उड़ीसा है। मरीन स्टेट के लिए, मरीन स्टेट मतलब समुद्र के किनारे वाले स्टेट में नंबर 1 रैंक मिली है उड़ीसा को। इनलैंड मीन्स जो समुद्र में भी है और जो समुद्र से भी कनेक्टेड है, नदियों से कनेक्टेड है, उसमें उत्तर प्रदेश के लिए, और हिली एरिया में हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिली है। तो मरीन स्टेट में उड़ीसा को फर्स्ट रैंक, इनलैंड में उत्तर प्रदेश को, और हिली स्टेट में हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, याद रखिएगा। सिम्बेक्स किससे रिलेटेड है, सिम्बेक्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या सिम्बेक्स किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। सिम्बेक्स क्या है, सिंगापुर बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है ना। सिम्बेक्स क्या है, सिंगापुर बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मैंने केवल इतना ही मेंशन किया है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप गूगल कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो अगर मैं हर एक चीज़ को बहुत डीप में एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अभी देखते हैं रिकॉर्डिंग कितने वक्त की हुई, और ये रिकॉर्डिंग अभी 1 घंटे की होने वाली है, ठीक है ना।
G20 किससे रिलेटेड है? तो G20 समिट जो है, G20 समिट किसके द्वारा चेयर की गई? तो G20 समिट चेयर बाय सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। तो हाल ही में जो G20 समिट हुई है उसको किसने चेयर किया है? सऊदी अरेबिया ने, याद रखिएगा। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लूजम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो ये मेघालय में सेलिब्रेट किया गया। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लूजम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया? मेघालय में सेलिब्रेट किया गया। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 नवंबर को। तो एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम क्या था? ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड रिस्पॉन्ड कलेक्ट, ठीक है ना। ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज है कि अरेंज है? ऑरेंज, ऑरेंज द वर्ल्ड शायद होगा, ऑरेंज, और ऑरेंज था, मुझे याद है ऑरेंज था। ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड रिस्पॉन्ड एंड कलेक्ट, इसका थीम था। तो याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6। तरुण गोगोई हाल ही में इनकी डेथ हुई है। तरुण गोगोई हाल ही में इनकी डेथ हुई है। ये ये कहाँ के मिनिस्टर थे? ये मिनिस्टर ऑफ असम के थे, याद रखिएगा। असम के मिनिस्टर थे तरुण गोगोई, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। पॉइंट 7, निवार साइक्लोन। निवार साइक्लोन कहाँ पे आया है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। सुपर अम्फान कहाँ पे आया था? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, याद रखिएगा। तो निवार साइक्लोन तमिलनाडु में, सुपर अम्फान बे ऑफ बंगाल में। चलिए अगला पॉइंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड 28 एडिशनल जज एज परमानेंट इन अल्फाबेट। देखिए एक्चुअली इसमें क्या बात की गई है, 20 आर्टिकल 217 की बात की गई है, ठीक है ना। तो देखिए क्या बात, आर्टिकल 217 किससे, आर्टिकल 217 किससे रिलेटेड है? जो आपके किससे रिलेटेड है? आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 28 एडिशनल जज होते हैं, ठीक है ना। 28 एडिशनल जज, सॉरी एक्चुअली क्या हाल ही में क्या हुआ था, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 28 एडिशनल जज अपॉइंट किए, ठीक है ना। 28 एडिशनल जज अपॉइंट किए, किसके कंसल्टेशन से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर के कंसल्टेशन से हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 28 एडिशनल जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट किए। अब ये ऐसा करने की पावर प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के थ्रू आती है? तो आर्टिकल क्या है? 217। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडिशनल जज अपॉइंट कर सकते हैं हाई कोर्ट के लिए, तो आर्टिकल 217। चलिए पॉइंट नंबर 9, मून मिशन। हाल ही में जो सऊदी अरेबिया ने एक मून मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? तो या उसका नाम क्या था? रियाद है, याद रखिएगा। एक्चुअली सऊदी अरेबिया एक अरब देश में पहला कंट्री है जो मून मिशन लॉन्च कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मून मिशन लॉन्च बाई सऊदी अरेबिया, क्या है, कौन सा उसका नाम क्या था? रियाद नाम था, याद रखिएगा। पॉइंट 10 पे चलते हैं। लीलावती अवार्ड 2020 लॉन्च्ड बाय AICTE फॉर वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लीलावती अवार्ड किसके थ्रू लॉन्च किया गया, तो AICTE, ठीक है ना, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ऑल इंडिया AICTE के थ्रू लॉन्च किया गया। इसका इसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लीलावती अवार्ड 2020 लॉन्च किया गया, ठीक है ना। संविधान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? याद रखिए कि 26 नवंबर को संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखते हैं। एक पर्सनैलिटी न्यूज में थे सर छोटू राम जी। तो ये सर छोटू राम जी को दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। छोटू राम जी को दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। उर्दू में इन्हें रस भरे आजमी, उर्दू में इन्हें रस भरे आजमी के नाम से जाना जाता है। और सर छोटू राम जी को दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है, उर्दू में इन्हें रस भरे आजमी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है इनके बारे में? को फाउंडर ऑफ नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। ये सर छोटू राम जी नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के को फाउंडर थे। और इसके अलावा इन्होंने एंग्लो संस्कृत स्कूल भी स्टार्ट किया था। तो एक में भी लगता है ये सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने देखिए नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की और एंग्लो संस्कृत स्कूल भी स्थापित किया गया। थोड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। तो हाल ही में इनको श्रद्धांजलि दी गई थी प्राइम मिनिस्टर द्वारा, तो इसलिए न्यूज में थे, याद रखिएगा सर छोटू राम जी। अब हम आ गए हैं अक्टूबर पे। अच्छा हमने अक्टूबर का भी मेंशन किया है। देखिए फ्रेंड्स ये जो लेक्चर है, लेकिन ये जो वीडियो, इसमें अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स के पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है ना। चलिए तो अक्टूबर में जो पहला पॉइंट है, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन। ओल्डर पर्सन के लिए जो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाएगा वो 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है।
दूसरा पॉइंट क्या है, अंडर जल जीवन मिशन फंड एलोकेशन नॉर्थ ईस्ट स्टेट। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है उन्हें फंड एलोकेशन, उनका फंड एलोकेशन किस तरीके से किया गया है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए जो 90% फंड है वो सेंटर के थ्रू दिया जाएगा, और 10% जो फंड है वहाँ की सरकार, जो पर्टिकुलर स्टेट की सरकार है वो देगी, ठीक है ना। अदर स्टेट के लिए क्या है, 50-50% है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, अगर जल जीवन मिशन के बारे में आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए जो फंड का एलोकेशन है वो 90% और 10% है। बाकी जो अदर स्टेट के लिए है, अदर स्टेट है उनके लिए फंड का एलोकेशन 50% एंड 50% है। और एक बात और की है कि जल जीवन मिशन के लिए जो कमेटी बनाई जाएंगी उन कमेटी में 50% वुमेन होंगी। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। फिल्म मेकर शेखर कपूर, जो फिल्म मेकर शेखर कपूर है उनका नाम जो है हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो शेखर कपूर को हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का प्रेसिडेंट चुना गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट चुना गया फिल्म मेकर शेखर कपूर को, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। संवेदना हेल्पलाइन नंबर किससे रिलेटेड है, ठीक है ना, तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से रिलेटेड, ठीक है ना। याद रखिए संवेदना हेल्पलाइन नंबर है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से रिलेटेड है। किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, NSPCR, ठीक है ना, NSPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है ना। चलिए अर्मेनिया हाल ही में न्यूज में था, तो अर्मेनिया और एक्चुअली ये क्या है कि एक्चुअली नोग्रोना एक स्थान है, ठीक है ना, नोग्रोना एक स्थान है। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अर्मेनिया और अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट का, लड़ाई के कारण अर्मेनिया और अजरबैजान इस प्लेस के लिए लड़ते रहते हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है ना। चलिए अगला जो पॉइंट है, सईदा अनवर तैमूर एक पर्सनैलिटी है। अब ये देखते हैं न्यूज़ में क्यों थी। ओनली वुमेन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, इनकी डेथ हुई हाल ही में, सईदा अनवर तैमूर की डेथ हुई। और ये केवल ऐसी वुमेन थी जो असम में ये केवल एक ऐसी औरत थी, जिन्हें वुमेन चीफ मिनिस्टर चुना गया, ठीक है ना। तो ये हाँ, आज तक असम में केवल एक ही वुमेन चीफ मिनिस्टर चुनी गई, वो कौन थी, सईदा अनवर तैमूर, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में इनकी डेथ हुई है। पॉइंट नंबर 7 क्या है, आईजी अहलूवालिया क्या है, तो आईजी अहलूवालिया हाल ही में गुजर गए, मतलब हाल ही में इनकी डेथ हुई। ये कौन थे, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है ना। चलते हैं अगले पॉइंट में। 2025 तक हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने हेल्थ केयर स्पेंडिंग को कितना इंक्रीज करने की बात की है, 11.5% से 1.15% से 2.5% तक इंक्रीज करने की बात की गई। एक्चुअली जीडीपी में जो हमारे देश में हेल्थ के लिए कितना खर्च किया जाता है, अभी तक 1.15% खर्च किया जाता था। अब इसे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने इसका इंक्रीज करके 2.5% इंक्रीज करने की बात की है। कब तक, 2025 तक। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे याद रखिएगा, जो भारत में टीचर डे है उसका डेट डिफरेंट है, ये वर्ल्ड टीचर्स डे है, तो याद रखिए 5 अक्टूबर को, ठीक है ना। वर्ल्ड हैबिटेट डे 5 अक्टूबर को। चलिए 10th पॉइंट पे चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नॉर्थ ईस्ट के लिए काउंसिल बनती है उसके लिए चेयरमैन कौन होते हैं, उसके चेयरमैन आपके होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। हाल ही में होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ट्राइब इंडिया ई मार्केट के मिनिस्टर कौन से हैं, अर्जुन मुंडा। ट्राइब इंडियन ई मार्केट के जो मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा है। इन्होंने क्या किया, पाकुर हनी लॉन्च किया, ठीक है ना। तो ट्राइब इंडिया ई मार्केट में पाकुर हनी लॉन्च किया गया है। और एक्चुअली पाकुर हनी क्या होता है, ये 100% नेचुरल हनी है, ठीक है ना, 100% नेचुरल हनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाकुर हनी क्या है, तो पाकुर हनी एक 100% नेचुरल हनी है। किसके थ्रू गैदर किया था, संथाल ट्राइब और पहाड़िया ट्राइब के थ्रू गैदर किया जाता है। ट्राइब इंडिया ई मार्केट में इसको लॉन्च किया गया। ट्राइब इंडिया ई मार्केट के मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी इतना तक मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। इसके बाद में ये पीडीएफ, जो कंप्लीट पीडीएफ मैंने बनाया है, आपको आपके लिए अपलोड कर दूंगा।
तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको इसमें समझ नहीं आती तो आप उसको गूगल कर लीजिएगा। इसके लिए अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप एक ध्येय आईएएस का डेली प्रीलिम्स, एक्चुअली प्रीलिम फोकस्ड सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज चल रहा है ध्येय आईएएस का, आईएएस प्रीलिम्स के लिए। तो वो एक्चुअली वो पर डे 10 क्वेश्चन लॉन्च करते हैं, और उन्होंने शायद ये जुलाई से लॉन्च करना स्टार्ट किया है। तो पर डे 10 क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं, तो वो जरूर देखिएगा वीडियो फ्रेंड्स, अभी तक जितने वीडियो आए हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे। उसके क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, तो आप उसको देखिएगा अगर आपको टाइम मिलेगा। बाकी इस पीडीएफ को आप रिवाइज जरूर करके जाइएगा, आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अभी इस वीडियो को रोकेंगे, जो बाकी सेक्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और हमारे साथ जल्दी मिलते हैं। तो कॉमरेड बाय।